आज की वीडियो में हम वेक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं। यह क्लास 11 का बेसिक सीरीज़ में रहेगा। यहाँ पर 12 का जो वेक्टर है मैथमेटिक्स, उससे कन्फ्यूजन मत करें। ये 11 का फिज़िक्स का बेसिक जस्ट वेक्टर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोग को पता ही होगा कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर वो है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वो नॉर्मल एल्जेब्रिक सम को फॉलो करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, वर्क डन, एक्सेट्रा। एंड वेक्टर वो होते हैं क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही है। अब सिर्फ ये बोलकर अगर हम रुक जाए तो एक एक्सेप्शन आता है, वो है इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि उसके पास भी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है, वो है स्केलर। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक और पॉइंट भी है जो याद रखना बहुत ज़रूरी है, और हम सीखेंगे भी इस वीडियो में, दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी फॉलो वेक्टर एल्जेब्रा। ये नॉर्मल एल्जेब्रिक सम की तरफ नहीं होते, प्लस माइनस भी इसमें भी होता है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। तो वेक्टर के एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क एंड वेट, फोर्स एक्सेट्रा। अब वेट और मास, इन सब चीज़ों में डिफरेंस है। वो क्या है? वेट मतलब कोई फोर्स आपको खींच रहा है, मतलब यहाँ पर वेट मतलब ग्रेविटी जो आपको खींचती है, दैट इज़ योर वेट। एंड मास इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन यू। मास कांस्टेंट है लेकिन वेट डिपेंड्स ऑन फोर्स। चांद पे कोई अलग वेट है, अर्थ में अलग है, ऐसा, इसलिए वो वेक्टर है। Now, electric current, there is an exception. It has both magnitude and direction but follow normal algebraic rule, so it is a scalar quantity having direction. तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। और क्यों हुआ ये भी हम बोल देते, जैसे कि सपोज़ कि एक 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है एक लाइन से, उस लाइन में एक और लाइन जो कि 1 एम्पियर करंट लेके जा रहा है वो मीट करते हैं, तो हमें मिलता है क्या? 3 एम्पियर। तो ये नॉर्मल एल्जेब्रिक सम हुआ, लेकिन करंट में डायरेक्शन है, बिल्कुल है। सो दे हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बट दे फॉलो नॉर्मल एल्जेब्रिक सम, दो सो दे आर स्केलर क्वांटिटी एंड नॉट वेक्टर. The word vector is originated from the Latin word which is carrier, means in Latin vector means carrier. Now vector आपको पता होगा, ऐसे एक लाइन ड्रॉ की जाती है, उसमें इसको हेड बोलते हैं, जो एरो हेड है ना, उसे ही हम हेड बोलते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन। जैसे कि नॉर्मल ये बिल्कुल सिंपल है, हम नॉर्मली डायरेक्शन दिखाने के लिए एक रे दिखाते हैं, ये भी एक रे ही है, जस्ट इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को और टेल मैग्नीट्यूड को, मतलब ये जैसे बड़ा वाला वेक्टर, तो इसका टेल बड़ा होगा, ये छोटा है तो इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, ये इसका टेल भी छोटा होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम है। इसी तरह हम वेक्टर को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, बट हम सारे क्वेश्चन में ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के एक और भी मेथड है, दैट इज़ दिस इज़ ए वेक्टर, देयरफॉर इट इज़ ए। कुछ और वेक्टर होगा तो उसका नाम रहेगा, तो वेक्टर के नाम के ऊपर ऐसे एक एरो दे देते हैं, तो वही वेक्टर है। या फिर काफ़ी सारे बुक में बोल्ड करके भी उस नाम को लिखा जाता है, वो भी वेक्टर ही है, इसे एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। और एक और बात, वेक्टर ये तो विद डायरेक्शन वेक्टर। अब ऐसा मत सोचना कि वेक्टर अगर ऐसे हुआ तो इसका भी एरो हम अलग कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एरो ऐसा ही रहेगा, ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर कोई पिक्टोरियल बातें नहीं है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन। जहाँ पर भी डायरेक्शन हो, एरो ऐसा ही। और मैग्नीट्यूड, अब सिर्फ अगर आपको मैग्नीट्यूड बोलना हो कि इस वेक्टर का सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, तो मॉड्यूलस फंक्शन हम यूज़ करते हैं। वैसे मॉड्यूलस मतलब आप अगर मैथ्स में पढ़े हो या फिर ना भी पढ़े हो तो बोल देता हूँ। मॉड्यूलस मतलब किसी भी क्वांटिटी का एक प्रकार से फेस वैल्यू मिल जाता है, क्योंकि अगर हम -5 पुट करते हैं तो हमें 5 पुट करने पर भी 5 मिलता है, मतलब आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पुट करते हैं लेकिन आपको मिलेगा पॉजिटिव रिजल्ट। पर ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही पॉजिटिव दे देते, वो एक ऑपरेटर है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो एक और नेगेटिव से वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता है। सेम फॉर ज़ीरो, ज़ीरो क्योंकि ज़ीरो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो वो ज़ीरो ही रह जाता है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस, और यहाँ पर हम इस मॉड्यूलस को यूज़ करने वाले हैं मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए। जब भी लिखा रहेगा कि मॉड्यूलस के अंदर कोई एक वेक्टर, इसका मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसको फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला है, वो हम सीखेंगे। और अगर ये ना भी लिखा रहे, सिर्फ अगर सपोज सिर्फ ए है, बोल्ड नहीं, नॉर्मल सिंपल लेटर में ए लिखा है, तो भी वो हम मैग्नीट्यूड ही बोलेंगे। सिर्फ ये ए या फिर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर बोथ आर फॉर मैग्नीट्यूड। और अगर बोल्ड करके ए लिखा हुआ है या फिर ए के ऊपर एरो है, तब उसे हम वेक्टर बोलते हैं विद डायरेक्शन, मीन्स नॉर्मल वेक्टर।
अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो फर्स्ट टाइप इज़ इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मतलब इक्वल होगा। जैसे आप देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब सब कुछ सेम, इसलिए दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर मतलब सब कुछ सेम ही होगा जस्ट लाइक इक्वल वेक्टर, बट यहाँ पर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। इसका मैग्नीट्यूड सेम है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए नेगेटिव वेक्टर, या फिर आप ऑपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं ना। पैरेलल वेक्टर ये इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको पता चलेगा क्यों, क्योंकि इसको लेकर कई प्रॉपर्टीज़ भी है। पैरेलल वेक्टर मतलब जो पैरेलल लाइंस होते हैं, पैरेलल लाइंस की तरफ भी ये पैरेलल वेक्टर, मतलब कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इनका बीच का जो सम है, मतलब अगर हम इसको शिफ्ट कर दें ऐसे टेल टू टेल मिला दे, तो इसका बीच का जो एंगल बनेगा दैट इज़ 0 डिग्री, एंड बोथ हैव सेम डायरेक्शन जस्ट विथ equal and negative vector, also parallel and anti-parallel vector. Anti-parallel vector is just opposite direction, it means इसके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना नहीं है। सो पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, बस डायरेक्शन सेम रहना है, और एंटी पैरेलल में डायरेक्शन ऑपोजिट रहना है, ऐसा नहीं कुछ भी रहना है, बस ऑपोजिट रहना है, मतलब बीच का एंगल 180 डिग्री होना पड़ेगा, और फिजिकल क्वांटिटी मैटर नहीं करता। को इनिशियल वेक्टर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। ये नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको जानना पड़ेगा। जिसका रे का जो एंडिंग पॉइंट होता है, एक रे को आप पता है कि एक साइड एंडलेसली जाता है और एक साइड एक जगह पर एंड कर देता है, तो वही एंडिंग पॉइंट अगर सबका सेम हुआ तो वो उनको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। देन को लीनियर वेक्टर, जैसे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, आपको पता होगा, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स सेम लाइन में, एक ही लाइन में जितने भी आप पॉइंट्स दे देंगे उन सबको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। लाइक दैट कोलिनियर वेक्टर, मतलब एक ही लाइन में आप जितने भी वेक्टर ड्रॉ कर देंगे उनको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, बट सेम लाइन होना पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन आइदर सेम होना पड़ेगा या फिर 180 डिग्री, मतलब ऑपोजिट होना पड़ेगा। कोप्लेनर वेक्टर, एक प्लेन तो आपको पता ही होगा, एक्स वाई जेड एक्सिस जो है दैट आर ऑल्सो प्लेन, बट वो एक फिक्स्ड आपको तरीका बोला हुआ है उसको प्लेन बनाने के लिए। बट अगर आप किसी भी जगह से 3D स्पेस से किसी भी जगह अगर एक कट ले ले तो दैट कट इज़ ऑल्सो प्लेन। इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर जहाँ पर भी रहेगा उन दोनों वेक्टर के बीच में कोई ना कोई कट ज़रूर जाएगा, क्योंकि एक प्लेन में दो साइड्स तो रहते ही है, और इसका मतलब दो वेक्टर के बीच आप किसी ना किसी प्लेन में एक कट दे सकते हैं। इसका मतलब टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, और कोप्लेनर मतलब वेक्टर्स लोकेटेड इन द सेम प्लेन। अब दो से ज़्यादा वेक्टर भी कोप्लेनर हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल इफ़ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन वी टेक एज यूनिवर्सल दैट टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। द कॉनकरेंट वेक्टर्स, कॉनकरेंट वेक्टर्स शायद आपको इसमें और को इनिशियल वेक्टर में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन को इनिशियल मतलब उनका बिगिनिंग सेम होगा, लेकिन कॉनकरेंट मतलब सन से अगर रे निकल रहा है तो सब रे सन से ही निकल रहा है, तो वो को इनिशियल वेक्टर्स है। और कॉनकरेंट वेक्टर्स मतलब किसी एक पॉइंट में आकर सब मीट करेंगे, उसके बाद हाँ सेपरेट भी हो सकते हैं, लेकिन कोई एक पॉइंट पे मीट करेंगे, उसमें बिगिन नहीं कर रहे, जस्ट मीट कर रहे। null vector, it is also become important. Null vector means null or zero, you can understand. So इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये ज़ीरो वेक्टर है, मतलब यहाँ का कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, सो ये आप किसी भी डायरेक्शन बोल सकते हैं। और वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज़ नॉट डिफाइंड और आर्बिटरी। सो ज़ीरो वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ज़ीरो लिखना पड़ता है और उसके हेड में एक एरो साइन देना पड़ता है, जस्ट लाइक एनी अदर वेक्टर। प्रूफ करने का एक छोटा सा तरीका है कि a प्लस अगर आप नेगेटिव a कर देते हैं, मतलब एंटी पैरेलल ले लेते हैं, सॉरी एंटी पैरेलल भी नहीं, नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हमें ज़ीरो मिलता है। स्केलर मतलब अगर नॉर्मल एल्जेब्रिक सम करें तो हमें ज़ीरो मिलता है, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर है सो हमें रिजल्ट भी एक वेक्टर मिलेगा, इसलिए उसे हम कहते हैं ज़ीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इट इज़ another very important like parallel vector, you will understand it later, but for now unit vector has unit magnitude। unit मतलब 1 होता है, so इसका magnitude भी 1 होगा, इसका मॉड्यूलस 1 होगा, आप देख सकते हैं। ये किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ होता नहीं है, इसलिए इसको हम वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के टाइम भी यूज़ करते हैं, लाइक मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए कैप।
विच इज़ द डायरेक्शन वेक्टर और द यूनिट वेक्टर। क्योंकि 1 है इसलिए मल्टीप्लिकेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये होता है। ये इसका कोई फॉर्मूला से डिराइव नहीं हुआ है, ये अलग वेक्टर है और इसका ये रिप्रेजेंटेशन है। A vector's magnitude and direction, we know that vector is represented as modulus a and direction as a cap. a cap भी बोलते हैं, a hat भी बोलते हैं, जो भी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इज कोई वेक्टर लिखने के बाद उसके ऊपर एक ट्रायंगल विदाउट द बेस। तो ये फॉर्मूला काफ़ी जगह काम आ सकता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। आज का वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रहने वाला है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। और एक बात कह देता हूँ, इसमें उतने एक्सरसाइज आपको मिलेगा नहीं। अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से दे दूँगा। लेकिन इस वीडियो में थ्योरी विथ एक्सरसाइज वन शॉट में कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब टाइम लग जाएगा। कर तो पाएंगे लेकिन बहुत टाइम ले लेगा, इसलिए हम यहाँ पर थ्योरी कवर कर रहे हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है मुझसे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप अपने जो बुक्स है उससे भी कर सकते हैं। थ्योरी एक बार समझ में आ जाए उसके बाद कर लेना प्रैक्टिस। सो डायरेक्शन समझते हैं। कोई मेंटल एबिलिटी का तो क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स के लिए भी, क्योंकि कभी कभार वेक्टर्स के लिए क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इन्वॉल्व। और कभी कभार क्वेश्चंस में भी दे देते हैं कि इस डायरेक्शन में ये वेक्टर है, उस डायरेक्शन में वो है, उसके बाद रिजल्टेंट फाइंड करो। तो अगर आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा ही नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाता है। जो निमोनिक में अभी बताने जा रहा हूँ यहाँ पे लिखा भी है, तो ये शायद आप रिलेट कर पाएंगे अगर आप वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश या फिर इंडिया से हो। अब वेस्ट बंगाल तो इंडिया का ही पार्ट है, वो मुझे भी पता है। सो क्योंकि ये उस वेस्ट बंगाल की ही हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की नॉलेज है, कि फिज़िक्स में आप हिस्ट्री का क्या ही करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर नॉलेज है तो बोल देता हूँ कि बंगाल था एक प्रोविंस बहुत दिन पहले, जब कि इंडिया नहीं था, उस समय ब्रिटिश कॉलोनी था। सो उस समय बंगाल जो था इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले, तो बंगाल एक पूरा प्रोविंस था बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को मिलाकर, और आसाम और काफ़ी अलग अलग जगह मिलाकर। तो उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद एक पार्टीशन हुआ, जिसमें जो मिनी पाकिस्तान हम कहते हैं ना, जो एक छोटा सा पाकिस्तान था, कि पाकिस्तान नॉर्मल तो अभी जो पाकिस्तान देख सकते हैं वही है, उसके साथ बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। तो उस समय जो पार्टीशन हुआ था उसमें वेस्ट वाला पार्ट बंगाल का इंडिया को मिल गया, और ईस्ट वाला पार्ट बांग्लादेश, मतलब उस समय पाकिस्तान हो गया। ईस्ट पाकिस्तान भी बोला जाता है। सो वेस्ट बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल रह गया। अभी आफ्टर मेनी ईयर्स बांग्लादेश इंडिपेंडेंस होने के बाद अभी वो बांग्लादेश नाम से जाना जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं पार्टीशन हुआ ईस्ट और वेस्ट में। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि ईस्ट साइड मतलब बांग्लादेश का साइड ईस्ट में चला गया और इंडिया में वेस्ट वाला साइड आ गया। तो अगर आप ये याद रख सकते हैं तो ऐसा आपको इजी होगा कि राइट साइड मतलब मैप को आप, इंडिया के मैप को आप जहाँ पर भी ले करेंगे, सपोज़ कि कॉपी में इंडिया को मैप को मैंने ऐसे रख दिया, तो फिर ये वाला साइड जो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, तो फिर ये वाला साइड ईस्ट होगा, क्योंकि पार्टीशन ऐसे हुआ था। ये वाला साइड वेस्ट था, ये ईस्ट था। तो अभी तो अब अगर सिर्फ इंडिया का मैप याद रखना चाहते हैं तो वेस्ट बंगाल को ईस्ट पकड़िए और उसके ऑपोजिट वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट मिल गया तो नॉर्थ और साउथ तो हो ही जाएगा, और उसके बाद तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये भी ईजी है। तो एक हिस्ट्री के ऊपर निमोनिक है, उसके बाद काफ़ी निमोनिक है, वो आप बाद में इंटरनेट से देख सकते हैं। वैसे नॉर्मल ईजी भी है, याद रख सकते हैं ऐसे ही कि राइट साइड। अब राइट साइड क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि हर जगह तो राइट नहीं होगा, किसी भी प्लेन में दे सकते हैं। तो नॉर्मली ये वाला साइड ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। और एक और भी बात है, मैं जो राइट बोल रहा हूँ आपका वो राइट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन का बात हो जाता है वीडियो के समय, इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ। नहीं तो राइट यहाँ पर हो रहा है ईस्ट और लेफ़्ट हो रहा है वेस्ट, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, ऑफ वेस्ट लिखा है, इसका मतलब वेस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। यहाँ पर वेस्ट को इनिशियल लाइन पकड़ के 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ हमें जाना होगा, दैट इज़ कॉल्ड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। Then 60 degree, it means that west the vector is at 60 degree to the north. अब 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यहाँ पर रिवर्स कर दिया है डायरेक्शन को। तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो नॉर्थ को इनिशियल मान के 60 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट,
सो ये वाला एंगल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री बहुत फ़र्क कर देता है, क्योंकि पूरा तो 90 डिग्री होगा, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो रहा है 30 डिग्री, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है ये वाला 30 डिग्री हो रहा है, तो साइन कॉस निकालने के समय प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये याद रखना है कि जो भी है ये वाला एंगल साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऐसा जब लिखा रहता है उसका मतलब दोनों ही तरफ से 45 डिग्री पर होते हैं, इसका मतलब कि मिडिल में होते हैं। द पैरल शिफ्टिंग, ये पैरल वेक्टर नहीं है, पैरल शिफ्टिंग है। जैसे कि पैरल वेक्टर में आपको पता होगा कि डायरेक्शन सेम रहता है, तो इस पैरल शिफ्टिंग में एक वेक्टर को पैरेलली दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाता है ताकि वेक्टर चेंज ना हो, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है और वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम ही रखा जाता है। लेकिन पैरल शिफ्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको पैरेलली हमें शिफ्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा भी रोटेट कर दिया, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशन, तो ये इक्वल नहीं रहता, उस समय ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी हो जाता है, क्योंकि रोटेशन के समय हम एंगल चेंज कर रहे हैं। हाँ, अगर रोटेशन 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री है तो उस रोटेशन में सेम रहता है, लेकिन ये रोटेशन तो एक कॉम्प्लीट एंगल हो गया, इसको तो हम वैसे बोल नहीं सकते, तो इसलिए जनरली रोटेशन तो हम इसे पकड़ते हैं और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स बना सकते हैं, जैसे पैरेललोग्राम बना सकते हैं, दैट इज़ व्हाट रेक्टेंगल बना सकते हैं। लेकिन रोटेट करके एक तो वेक्टर ही चेंज हो गया, थोड़ा बहुत रोटेट कर दिया, और पूरा ही रोटेट कर दिया तो सेम ही हो जाएगा, उसका मतलब ही नहीं बनेगा फिर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अब किसी भी जगह से हम एंगल मेज़र नहीं कर सकते। एंगल मेज़र करने के लिए आइदर टेल टू टेल वेक्टर्स को कनेक्ट रहना पड़ेगा या फिर हेड टू हेड कनेक्ट रहना पड़ेगा, और उसके बाद जो स्मॉलर एंगल है उसे ही हम बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इससे आप एक बात तो समझ में आ सकती है कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ही एक वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल हो सकता है, 180 डिग्री से ऊपर नहीं उठ सकता दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, क्योंकि 180 डिग्री के ऊपर अगर एंगल आ जाएगा तो हम रिवर्स डायरेक्शन से वेक्टर लेंगे, और हम एंगल को नेगेटिव नहीं लेते, पॉजिटिव ही लेंगे, रिवर्स में ले तो भी, लेकिन स्मॉलर एंगल देना है। यहाँ पर काफ़ी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, लेकिन हेड टू हेड और टेल टू टेल ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने अल्फ़ा पकड़ा है, थीटा नहीं, क्योंकि जैसे तो दोनों सेम ही बात है, लेकिन इन केस यहाँ पर हम थीटा को एंगल बिटवीन टू वेक्टर ले रहे हैं और अल्फ़ा को आदर्श एंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है हेड टू टेल है, तो इसे हम अल्फ़ा ले लेते हैं, और इसको अगर पैरेलल शिफ्ट कर दें यहाँ पर तो फिर ये बन जाता है टेल टू टेल, उसके बाद हम थीटा लेते हैं, तो इससे एक रिलेशन भी पता चलता है कि अगर हेड टू टेल रहता है तो उसका थीटा मीन्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा मीन्स ये वाला, और अगर हेड टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड रहता है तो थीटा थीटा ही होता है। लेकिन हाँ, पैरेलल शिफ्टिंग में ये पैरेलल जा रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, देखने में तो ये भी पैरेलल ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये नहीं होगा, ये तो फिर अलग वेक्टर बन जाएगी, ये नेगेटिव बन जाएगा, या फिर मतलब जो पॉजिटिव होगा उसका ऑपोजिट ये नेगेटिव बन जाएगा, तो ये केस हम नहीं कर सकते। पैरेलल शिफ्टिंग करना है तो ऐसे करना है, डायरेक्शन सेम रख कर, मैग्नीट्यूड सेम रख कर। एक्चुअली मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वीडियो को 1.5x 2x लेकर देखते हैं, तो मैंने सोचा ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही जल्दी पढ़ा देता हूँ, तो मैं भी टाइम बचेगा और जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, या फिर ने पहली बार पढ़ रहे तो पहली बार पढ़ाई भी हो जाएगी थ्योरी पोर्शन। प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली करना है, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे प्रैक्टिस मस्ट। सो अभी आप पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आपका कोई बुक होगा जिसमें वेक्टर चैप्टर है उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। सो वेक्टर अलजेब्रा भी शुरू होता है मेन पार्ट, जहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब हम सीखेंगे। तो फर्स्ट एडिशन, जैसे कि एरिथमेटिक में भी आप पहले एडिशन सीखते हैं फिर सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, हाँ, तो वैसे ही वेक्टर में भी एडिशन पहले। तो ट्राइंगल लॉ, यहाँ पर एडिशन क्योंकि ये एक पिक्टोरियल चीज़ है तो यहाँ पर हम जियोमेट्री नेम ही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर कोई नॉर्मल एडिशन नहीं है कि 2 न्यूटन है और 3 न्यूटन है, सपोज़ कि फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो हमने ऐसे ही 5 न्यूटन बोल दिया, तो वो अलग होगा थोड़ा सा केस, एंगल भी देखना पड़ेगा। सो पहले ट्राइंगल लॉ, इस लॉ में हमें ऐड करने के लिए हेड टू टेल ज्वाइन करना है। एंगल बिटवीन में हमने क्या बोला, टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड, लेकिन एडिशन के टाइम हमें क्या करना है, यहाँ पर हेड टू टेल ज्वाइन करना है ताकि एक ऑर्डर या फिर एक फ़्लो मेंटेन हो। ये देखा आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर ये सपोज़ कि पाइप होता और यहाँ से मैं वाटर पंप करता तो वाटर किधर जाता है, इधर से ऊपर उठ जाता, नीचे तो नहीं आता, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एक फ़्लो मेंटेन हो रहा है। और इसके आप सोच सकते हैं अगर फ़्लो को मेंटेन करना है तो वेक्टर को ऐसे जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ पर, मतलब एरो यहाँ होना चाहिए अगर फ़्लो मेंटेन करना है, लेकिन अब फ़्लो मेंटेन नहीं करेंगे क्योंकि हमें एडिशन करना है।
तो यहाँ पर हम रिवर्स फ्लो करेंगे, यहाँ पर इधर से यहाँ तक। तो इस आर वेक्टर को ही हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। इनका फ्री हेड और फ्री टेल जो है उन्हें ज्वाइन कर देना है विथ रिस्पेक्टिव हेड एंड टेल। इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई कॉस थीटा। कॉस थीटा, now थीटा हाउ टू फाइंड, दिट इज़ नॉट द थीटा व्हाट यू आर थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला था हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल, वो ए और बी के बीच में थीटा की बात हो रही है यहाँ पर। तो फिर अगर पैरेलल शिफ्ट कर दे तो ये वाला होता है थीटा, तो ये आपको गिवन रहेगा या फिर कुछ तो गिवन रहेगा ताकि आप निकाल पाए। अगर थीटा ना भी रहे तो कम से कम अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फिगर जैसे साइन थीटा दिया हुआ हो तो आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं, ऐसे भी दे सकते। फॉर्मूला ये है, इसका डिराइव करने का भी प्रोसेस है, देखते हैं। अब डिराइव कैसे करते हैं, ये कंपोनेंट में हमने ब्रेक किया। कंपोनेंट ब्रेकिंग अभी हम सीखने वाले हैं, पर यहाँ पर सिंपल समझा देता हूँ कि अगर पहले आप साइन थीटा लीजिए तो साइन थीटा लेने पर बाद आपको ये कंपोनेंट मिल जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा लेकर आपको यहाँ पर नेमिंग करना पड़ेगा इस ट्राइंगल में। उसके बाद आपको इस साइड को फाइंड करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू साइन, उसको रिजॉल्व मतलब साइन का कोई वैल्यू नहीं बैठाना है विथ रिस्पेक्ट टू साइन, तो हो जाएगा। तो अभी के लिए देख लीजिए, कुछ देर बाद ही कंपोनेंट सीखने वाले हैं हम। तो उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है और रिजल्टेंट को हम हाइपोटेनियस पकड़ सकते हैं और बी साइन थीटा इज़ द परपेंडिकुलर एंड ए प्लस बी कॉस थीटा इज़ द बेस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। रिजल्टेंट स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ऐसे ही हम डिराइव करने के बाद ऐसा कोई बनता है। तो ये हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, क्लास 10 में था सीबीएसई बोर्ड में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसे यूज़ करने के बाद हमें ये मिल जाता है और यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट आ गया। तो ऐसे हमने डिराइव किया है। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि टेन इन्वर्स या फिर कुछ भी कॉस इन्वर्स, साइन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, इस -1 को इन्वर्स कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ऐसा जब लिखा रहता है तो ये कोई कॉन्सेप्ट या फिर कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। मतलब जैसे कि हम करते हैं ना कि टेन थीटा इक्वल्स टू अगर √3 हो तो √3 टेन 60 डिग्री होता है, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, लाइक दैट। ऐसा अगर लिखा हो टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3, हम ऐसे भी बोल सकते हैं टेन इनवर्स √3 इक्वल्स टू 60। ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। यहाँ पर तो हमें पता है 60 डिग्री, अगर नहीं पता होता तो हम ऐसे ही छोड़ देते, इसलिए ये तरीका इन्वेंट हुआ है। पैरेललोग्राम लॉ ये एक नेक्स्ट टाइप है, लाइक ट्रायंगल लॉ, ये भी एडिशन के लिए यूज़ होता है। सो देखते हैं कैसे। ये सब जो नोट्स हैं ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, इसलिए अभी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले समझ लीजिए। पैरेललोग्राम पहले आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट करना है, उसके बाद एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। कैसे, यहाँ पर देखिए, पैरेलल शिफ्टिंग करके फर्स्ट बी को पैरेलल शिफ्ट किया ऐसे, उसके बाद ए को पैरेलल शिफ्ट किया और एक बन गया पैरेललोग्राम। यहाँ पर आप डेरिवेशन देख सकते हैं क्या क्या है हमने। तो उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लेते हैं, मतलब एक केस ले लेते हैं ट्राइंगल का। तो ये वाला केस पहले लेते हैं जिसमें अल्फा एंगल है यहाँ पर। तो उस केस में हम पार्ट कर लेते हैं अलग से ड्रॉ करके। तो यहाँ पर फिर से कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, बी साइन थीटा बी कॉस थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से एक्सप्लेन है कि कैसे कंपोनेंट में ब्रेक किया। साइन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, सी एम, और हाइपोटेन्यूस है बी सी। तो ये फिर से सिंप्लीफाई करके सी एम बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्स ले रहे हैं तो वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड ज़रूरत है। तो तब हम बोल सकते हैं सी एम इक्वल्स टू बी साइन थीटा। यहाँ पर सिर्फ बी लिखा है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, और मैंने बोला है कि मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर एंड नॉर्मल बी सेम। सो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया है। इसे हम कंपोनेंट बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे भी खुद से डिराइव कर सकते हैं, या फिर आपको याद रहे कि वाई एक्सिस में क्या होगा, एक्स एक्सिस में क्या होगा, तो आराम से इसे डिराइव भी मेमोराइज भी कर सकते हैं, लेकिन डिराइव भी कर सकते, दोनों एप्लीकेबल है टाइम के ऊपर। सो उस वैसे ही हमने कॉस थीटा से भी निकाल लिया बी एम इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। उसके बाद हमें एंगल निकालना है अल्फ़ा को। रिजल्टेंट तो हम निकाल ही लेंगे, तो ट्रायंगल लॉ भी इससे भी हो जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट भी इससे कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे। फॉर्मूला तो सेम है, डेरिवेशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है।
सो ये देखिए tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। सिंपल है, जस्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बाद तो नॉर्मल है, ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं अल्फा इज tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है। कोई ठीक ठाक वैल्यू मिल गया तो एंगल लिख देंगे, वैल्यू नहीं मिला तो एंगल नहीं लिखेंगे, वैसे ही रख देंगे, वो भी आंसर है। एक सेकेंड केस भी हमने ड्रॉ किया है पर इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, आपको समझाने के लिए एक और ड्रॉ किया है। तो थर्ड केस, इससे हम बीटा फाइंड कर सकते हैं। बीटा में ये देखिए, यहाँ पर हम अगर बी वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करें तो काम नहीं बनेगा, तो हमें ए को कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ए को, शायद आपको लग रहा होगा कि ऑलरेडी 90 डिग्री पर ऐसा नहीं है, पैरेललोग्राम है, यहाँ पर कोई एंगल 90 डिग्री में नहीं होगा, तो इसलिए उसको भी 9 हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल स्पेसिफाई नहीं है ना, इसलिए। ये देखिए, उसके बाद हमें फिर से साइन थीटा कॉस थीटा करके अब एक के रिस्पेक्ट में और साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में बाकी दो कंपोनेंट्स जिसे हम कह रहे हैं उनको निकालना पड़ेगा। उसके बाद सेम tan बीटा इक्वल्स टू जो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। और यहाँ से अगर डिराइव करना चाहते हैं आर का वैल्यू तो भी कर सकते हैं। कोई भी केस ले लीजिए और आर को हाइपोटेनियस ले लीजिए, यहाँ पर हाइपोटेनियस इज आर, और हाइपोटेनियस के रिस्पेक्ट में उसको बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और एडिशन कर दीजिए तो यही मिलेगा। तो आर फाइंड करने के लिए ट्राइंगल लॉ ही ठीक है, जस्ट एंगल अगर आपको चाहिए तो ये ज़रूरत पड़ जाता है। अब रिजल्टेंट को हम क्योंकि बोलते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड भी इस ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों को हम सेम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। आर लिखा है इसका मतलब ही एडिशन होगा ऐसा नहीं है, अभी हम कुछ देर बाद सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर भी आर का ही यूज़ करेंगे। पहले की टाइम अगर हम थोड़ा सा नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, आर के साथ सपोज एस लगा दिया, लेकिन क्वेश्चन में वैसे नहीं आएगा, वहाँ पर आर ही लिखा रहेगा, इसलिए ये ज़्यादा देखना है, मतलब ऐसा है कि नहीं, एडिशन बोला गया है कि नहीं, तब आर एडिशन होगा, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन बोला गया है तो आर सब्ट्रैक्शन पर करना पड़ेगा, वो केस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वेक्टर एडिशन फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, और ऑल्सो एसोसिएटिव लॉ, इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इन फर्स्ट ब्रैकेट इज सेम एज ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सी। पॉलीगॉन लॉ, अगर सपोज़ कि आपको दो से ज़्यादा वेक्टर आ जाए तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पॉलीगॉन लॉ पे। इट इज़ अ क्लोज पॉलीगॉन, नेट वेक्टर सम ऑफ ऑल वेक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो, मतलब एक क्लोज पॉलीगॉन। यहाँ पर भी ये क्लोज्ड ही है, ये देखिए, लेकिन फ्लो इसका एक उल्टा है। सो यहाँ पर क्योंकि एक सब क्लोज है तो इसका ज़ीरो होगा, और यहाँ पर देखिए मीन्स दोनों में कुछ डिफरेंस दिख सकते हैं, दोनों में ही क्लोज है, इसलिए दोनों का ही सम ज़ीरो हो रहा है, लेकिन इससे हम एडिशन फाइंड कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि ये सबका फ्लो सेम है। ये देखिए एक सर्कल बन रहा है, अगर डायरेक्शन को मार्च कर दे तो अगर सब सेम होगा तो यहाँ पर कोई एडिशन जैसा बन नहीं रहा, जैसे एफ़ को अगर उस साइड भेज दे तो एफ़ माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक का फ्लो उल्टा है, अगर हम बाकी फ्लो को पॉजिटिव पकड़े तो इसको नेगेटिव पकड़ना पड़ेगा, और बाकी को नेगेटिव पकड़े तो इसको पॉजिटिव पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसा भी हो, हम ज़ीरो लिखने के बाद ये इस पर डिराइव कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि एफ़ को नेगेटिव ही क्यों लिया, अगर एफ़ को पॉजिटिव ले लेते तो बाकी सब नेगेटिव हो जाता, फिर भी सेम सब अगर राइट साइड आ जाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इससे हम एडिशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमें ट्राइंगल लॉ सिंपल लगाना है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए सपोज़ कि इसको पकड़ लिया हमने इनिशियल पॉइंट, तो यहाँ से हम पहले ट्राइंगल लॉ लगाया, उसके बाद फिर ट्राइंगल, फिर से ट्राइंगल, और एफ इक्वल्स टू ये निकल रहा है। और अगर एक फुल फ्लो साइ क्लोज्ड है, क्लोज्ड भी है और फ्लो भी सेम है, तो फिर ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर भी ज़ीरो होगा, लेकिन इससे हम एडिशन भी निकाल सकते हैं और एक नेगेटिव हो जाएगा। जितने फ्लो ऑपोजिट हो गए, मतलब एक फ्लो का ऑपोजिट फ्लो ऑलवेज ऑपोजिट साइन के होंगे। साइन यहाँ पर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव पकड़ेंगे उसका ऑपोजिट को आप नेगेटिव पकड़ना पड़ेगा, सिंपल। अब if n coplanar vector of equal magnitude are at equal angular separation then their resultant is always zero। इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। n कोप्लेनर वेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल कोप्लेनर वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने अभी अभी पढ़ के आए कि कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में होगा,
तो जितने भी वेक्टर एन मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं नेचुरल नंबर, तो जितने भी वेक्टर कोप्लेनर है अगर वो सब सेम मैग्नीट्यूड में है, सपोज सब 2 है या फिर सब 3, सब सेम मैग्नीट्यूड का है और उनके बीच का एंगुलर सेपरेशन मतलब उनके बीच का जो सेपरेशन है यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए हर एक सेपरेशन सेम है। अगर सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और कोप्लेनर हो रहा है तो उनका रिजल्टेंट ज़ीरो आएगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम मतलब उनका रिजल्टेंट ज़ीरो होता है। यहाँ पर देखिए ऊपर भी 180 नीचे भी 180 डिग्री, और ए और बी को हमने इक्वल माना है, मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये इज़ कंडीशन। अगर ए और बी इक्वल नहीं दिया हुआ है उसके उस समय हमें वो इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, तब हमें प्लस माइनस कुछ करना पड़ेगा। वैसे ही 120 डिग्री भी सेपरेशन हो सकते हैं 3 वेक्टर के समय, 4 वेक्टर के लिए 90 डिग्री। सो एंगल ऑफ सेपरेशन मतलब इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन निकालने के लिए जितने वेक्टर है 360 से उतने नंबर को डिवाइड कर देना है। जैसे 3 है तो 360 से 3 डिवाइड कर देना है और हमें 120 मिल जाएगा। वैसे ही 360 से 2 डिवाइड करेंगे तो 180 मिलेगा, 360 से 4 डिवाइड कर देंगे तो 90 मिलेंगे। रीज़न ये है कि इसको आप पैरेलल शिफ्ट करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो सेम फ्लो के है तो पॉलीगॉन रूल से उसका नेट ज़ीरो होगा। सिमिलरली 90 डिग्री वाला भी हो जाएगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वैसे ही 90 डिग्री को भी आप पैरेलल शिफ्ट करके रेक्टेंगल बना सकते हैं, वो भी इक्वल फ्लो की। तो फ्लो जब सेम होगा तो पॉलीगॉन लॉ से उसको ज़ीरो बोल सकते हैं हम। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर रिजल्ट, हमें जब रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है प्लस करके, तब थीटा को 0 डिग्री होना पड़ेगा, मतलब पैरेलल होना पड़ेगा, तब हमें रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इन रिस्पेक्ट टू एडिशन। और जब एंटी पैरेलल होगा मतलब 180 डिग्री, आपको पता होगा कि cos 180 डिग्री -1 होता है। एक बात कह लेता हूँ पहले कि ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको वेक्टर तो समझ में आ जाएगा नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं, तो पढ़ने पर थ्योरी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर कुछ प्रूफ करेंगे कि कैसे ये आया, तब आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत जानना पड़ता है। और आपने अभी अभी 10 तो पास आउट कर ही लिया है मैथ्स लेके, तो ट्रिग्नोमेट्री 10 के बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर आपको 11 में मैथ्स है तो जल्दी से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सा देख के आइए। और अगर आपका 11 में मैथ्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक्स फ्री में डाउनलोडेबल है उनका ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर परचेज भी कर सकते हैं फिजिकल कॉपी। तो ऐसा नहीं है कि एकदम मास्टरी करने है मैथ में, मतलब जस्ट ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन वाला चैप्टर है थोड़ा बहुत उसके नॉलेज चाहिए, क्योंकि फिज़िक्स में बहुत कुछ मैथ्स से कभी कभार आ जाता है। मतलब हाई लेवल पर अगर फिज़िक्स करेंगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो कभी कभार ट्रिग्नोमेट्री ज़रूरत पड़ता है। जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉस का ग्राफ चाहिए और वो सीबीएसई के क्लास 10 के सिलेबस में नहीं था, सो इसके लिए आपको क्लास 11 का सिलेबस चेकआउट करना पड़ेगा। उसके बिना यहाँ पर -1 आएगा ये आपको नहीं पता चलेगा, या फिर आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, उसके लिए भी कम से कम आपको जानना तो पड़ेगा ही। सो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा देख लीजिए और यहाँ पर अभी यहाँ पर फोकस करते हैं। तो cos 180 डिग्री -1 होगा, ये है cos का ग्राफ, 1 से शुरू होता है उसके बाद ऐसे चलता है। सो उसके बाद नॉर्मली इट्स इज एल्जेब्रिक इक्वेशन बन रहा है, a-b² का फॉर्मूला है ये। तो a-b होगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो a-b इट इज़ अ मिनिमम वैल्यू। ये देखिए प्लस हुआ तो मैक्सिमम और माइनस होगा तो मिनिमम, इससे मिनिमम मतलब नहीं हो सकता केस में, इसलिए ये मिनिमम। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे ज़ीरो दे देंगे तो वो मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो देने के बाद वो a² + b² का स्क्वायर रूट होगा। और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट a से b कट हो रहा है तो ये मिनिमम नहीं हुआ, तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, और ज़ीरो वाला अलग केस है। तो रेंज, रिजल्टेंट का रेंज क्या होगा? रेंज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम आपने तो फाइंड कर लिया है, तो रेंज कोई बड़ी बात नहीं, वही चीज़ है, जस्ट देख लीजिए। और यहाँ पर मॉड है इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव अगर आए इसका मतलब आपने सब्ट्रैक्शन उल्टा किया है।
नेगेटिव आने के बाद आने के लिए b को ग्रेटर देन होना पड़ेगा अगर a माइनस बी करके नेगेटिव आ रहा है, और अगर b माइनस ए करके नेगेटिव आ रहा है तो a को ग्रेटर देन होना पड़ेगा। जो ग्रेटर देन है उसे पहले लिख दीजिए। तो आप मैग्नीट्यूड का रेंज निकाल रहे हैं और वेक्टर अगर नेगेटिव में मिल रहा है इसका मतलब उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड उसका पॉजिटिव ही रहता है। Now resultant of two vector always lie in their common plane or are coplanar. It is although simple but a bit complex to learn. कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, ये बात तो आप समझ ही चुके हो। तो a प्लस बी इज़ देयर रिजल्टेंट। अगर कोई दो वेक्टर का रिजल्टेंट आप निकल रहे हैं सब एडिशन करके, तो उसका रिजल्टेंट सेम ही प्लेन में होगा, ये एक प्रॉपर्टी है, तो इसको याद रखना है। और अब a प्लस बी कर रहे हैं तो जिसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसके और ये आर वेक्टर ज़्यादा इंक्लाइंड होगा। सपोज़ कि आप एक 10 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं और एक 3 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं, तो एक बॉक्स के ऊपर, तो बॉक्स किस ओर ज़्यादा मूव करेगा, जिस ओर 10 न्यूटन फोर्स का डायरेक्शन है। मतलब इन जनरल, मतलब ऐसा नहीं कि 10 न्यूटन के ओर ही पूरा मूव कर जाएगा, बट ज़्यादातर इंक्लिनेशन उसी ओर होगा, वही यहाँ पर बोला गया है। The resultant of two vectors of equal magnitude will be at their bisector। अगर दोनों का रिजल्टेंट इक्वल है, ये देखिए ये दो प्रॉपर्टी आपस में थोड़ा बहुत रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, जिसकी पावर ज़्यादा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी ओर रिजल्टेंट इंक्लाइंड ज़्यादा होगा। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि अगर सेम है तो बीच में होगा, किसी की ओर भी ज़्यादा इंक्लाइन नहीं होगा, तो वही यहाँ पर बोला गया है। नाउ दिस आर सम इम्पॉर्टेंट केसेस फॉर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाइंग। ये तो डिराइव तो आप कर ही सकते हैं, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट करना है, कोई टाइम कम देने वाला एग्ज़ाम है, जैसे नीट थोड़ा सा टाइम कॉम्प्रोमाइजिंग होता है, तो उस केस में आप इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल बोर्ड्स वगैरह दे रहे हैं जो टाइम ठीक ठाक मिलता है, तो तब तो आप खुद ही डिराइव कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको डिराइव करने के लिए ये देखिए यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लग गया। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो क्लास 10 का ही है बेसिकली, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। थीटा एक्स कुछ भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स के बदले में अगर हम सब्सटीट्यूट कर दे थीटा बाई 2, तो चीज़ें तो सेम ही रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ऐसा हम कर सकते हैं। नाउ अब ये तो आपका 10 में होगा, लेकिन क्यों मैंने बोला कि 11 का भी थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, क्योंकि ये जो आप फॉर्मूला देख सकते हैं ना, इसको अगर आपको अप्लाई करना है, ये 11 में ही है, क्लास CBSE के NCERT के। सो ये 11 में है और ये 11 में पढ़ाया भी जाता है। लेकिन अगर आपका बाई चांस मैथ्स नहीं लिया है, कि शायद आप मेडिकल में जाना चाहते हैं या फिर किसी वजह से मैथ नहीं लिया है, तो आपको नॉर्मली तो ये पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन आप खुद से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जो चैप्टर है कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे या फिर सारे क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा, लेकिन एक आइडिया, फार्मूला, ये सब जानना ज़रूरी है वेक्टर्स के लिए, या फिर फिज़िक्स के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में ये काम आ जाते, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, ये सब भी काम आते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये cos 2 थीटा या फिर cos 2 एक्स, इसका एक फार्मूला है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स के इंस्टेड अगर हम थीटा बाई 2 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ये इक्वेशन है, मतलब ये हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, और थीटा और एक्स अलग अलग वेरिएबल ले रहे हैं ताकि ईजी हो हमें समझने में, नहीं तो सेम हो जाएगा। तो उसके बाद नॉर्मली ऐसे 2 से 2 कट जाएगा, ऐसे थीटा रह जाएगा और इसके एक्स के बदले में थीटा बाई 2। उसके बाद यहाँ पर जो हो रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हमने यहाँ से डिराइव किया है, इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद नॉर्मली आपको मिल जाता है, और ये मिलने के बाद ये चीज़ और प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि उसके बाद तो ये कॉमन लेना है और ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, और ये मिल जाता है हमें स्क्वायर रूट में। अब इसी फार्मूला का यूज़ करके हम निकालने वाले हैं थीटा 90 डिग्री, थीटा 120 डिग्री। तो थीटा जब 90 डिग्री होगा तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा 5√2। यहाँ पर न्यूटन तो एग्जाम्पल के लिए, वो फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स का, वो SI यूनिट है एक्चुअली फोर्स का, एक फिजिकल क्वांटिटी टाइप।
और यहाँ पर 120 डिग्री। तो ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पर देखिए जो ए और बी का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वही सेम रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड है एडिशन के केस में, जब थीटा 120 डिग्री है। अभी हम सब्सट्रैक्शन भी पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर अलग होगा एंगल। सो ये केस आप अच्छे से देख लीजिए, मैं और बोला नहीं, फार्मूला देख सकते हैं आप। ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो वही यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो आपको कुछ अंदाज़ा तो लग ही गया था कि कंपोनेंट को ब्रेक कैसे करें, लेकिन कंपोनेंट है क्या वो अभी समझते हैं। फर्स्ट, कंपोनेंट में हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए। यहाँ पर जो यहाँ पर कंपोनेंट है ये ए वेक्टर हम मान लेते हैं। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में जो होगा उसको हम कहते हैं क्या, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मतलब ये डिस्टेंस को ही हम एक्स एक्सिस में ए वेक्टर का कंपोनेंट बोलते हैं। और उसका डायरेक्शन होता है आई कैप। आई कैप मतलब ए डायरेक्शन इन द एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब डायरेक्शन इन द वाई एक्सिस। एक और भी एक्सिस है, वो हम बाद में जानने वाले 3D में, के कैप होता है और एक्सिस जेड एक्सिस। सो ए वेक्टर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। वाई बिकॉज ए एक्स इज़ द ए कॉम्पोनेंट इन द एक्स एक्सिस। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और टोटल का सम जब हम करेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ से हमें ये ए वेक्टर मिल जाएगा। तो इसे ही कॉम्पोनेंट रिजोल्यूशन इन 2D कहते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हॉरिजॉन्टल वाला में ही आपको एक्स कंपोनेंट लेना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर या फिर आपका जो कन्वीनियंस होगा। लेकिन हाँ, जिसको भी आप एक्स एक्सिस मानेंगे या फिर दिया रहेगा वहाँ पर ही आपको एक्स कंपोनेंट लेना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो ये साइन और कॉस में गड़बड़ हो जाएगा। और कंपोनेंट का रेशियो tan थीटा होगा, मतलब y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट इज़ tan थीटा। ये अब एक और तरीके से समझ सकते हैं, जब ए वाई बाई ए एक्स करेंगे तो a साइन थीटा बाई a कॉस थीटा होगा, तो a कट जाएगा और ये tan थीटा ही रहेगा। और ये वाला जो चीज़ यहाँ पर है ये मैंने कुछ देर पहले ही समझाया है, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। बात सेम ही है, जस्ट वहाँ पर नेम ट्रायंगल को नेम करके किया था और यहाँ पर डायरेक्ट हमने वो वैल्यू बिठा दिया। ये ए के रिस्पेक्ट में या बी के रिस्पेक्ट में सेम है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ट्विस्ट, कि जैसा मैंने बोला कि एक्सिस आपकी मर्ज़ी है, वैसे एंगल भी ऐसा दिया रह सकता है। हाँ, आप 90 डिग्री से थीटा माइनस करके ये ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट इस थीटा से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये थीटा है तो वही साइन थीटा यहाँ पर जो हमारा बी एक्स का वैल्यू देगा वो देगा बी साइन थीटा। मतलब हमें यहाँ से इसको परपेंडिकुलर मान रहे थे और जब यहाँ पर थीटा था तो इसको बेस मान रहे थे, तो ये बेस और परपेंडिकुलर के चेंज होने से हमारा साइन और कॉस रिवर्स हो जाता है। बी एक्स पे साइन आ जाता है, बी वाई पे कॉस आ जाता है। और वहीं जब यहाँ पर थीटा रहता है तो बी एक्स पे हमारा ए एक्स में हमारा कॉस आ जाता है, जहाँ पर यहाँ पर साइन है, और ए वाई में साइन आ जाता है। तो ये आपको देखना है, मतलब ध्यान से देखना है। नाउ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब आपने एडिशन सीख लिया तो सब्सट्रैक्शन उतना कोई खास बात नहीं है, बहुत सिंपल है। जस्ट आपको एक माइनस साइन दे देना है। यहाँ पर देखिए हम सब्सट्रैक्शन यूज़ कब करते हैं, एडिशन तो बहुत केसेस में यूज़ करते हैं कि फोर्स एक्ट कर रहा है या फिर कुछ एक्ट कर रहा है तो एडिशन होगा। ये सब्सट्रैक्शन भी हम यूज़ करते हैं जब हमें चेंज निकालना पड़ता है या फिर किसी के रिस्पेक्ट में किसी का कुछ निकालना पड़ता है, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का एग्जांपल दिया हुआ है क्योंकि पहले आपको वेलोसिटी लगेगा फिज़िक्स के बेस पहले चैप्टर्स में, सो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक एक है कि जहाँ पर भी आपको बी दिखेगा एडिशन में वहाँ पर आप माइनस बी लगा दीजिए सब्सट्रैक्शन में, बट ये एकदम ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ का देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का ही बी ही होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पर एंगल भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको दिया हुआ है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, इसका मतलब
इन दोनों के बीच में ये एंगल दिया हुआ है, ना कि ये नीचे वाला। नीचे वाला आपको निकालने के लिए 180 माइनस थीटा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो b का नेगेटिव ले लेंगे अगर a माइनस बी है, और अगर b माइनस ए है मतलब जिसके पहले माइनस है उसको आप नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली करना तो एडिशन ही है, एडिशन ही करना है। लेकिन यहाँ पर माइनस हम उसका ही लेंगे जो जिसको हम चाहते हैं माइनस करने के लिए। जैसे कि a माइनस बी पे a प्लस माइनस बी हो जाता है, और अगर b माइनस ए है तो b प्लस माइनस ए, मतलब इधर हो जाएगा रिवर्स। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। आपको शायद वैल्यू रिजल्टेंट तो सेम ही मिलेगा इन दोनों में, लेकिन यहाँ पर हमने रिजल्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये है वेक्टर की बात। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये सेम नहीं होता है लेकिन ये सेम होता है। एक माइनस साइन देने से ये सेम हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑपोजिट आता है, तो ऑपोजिट का ऑपोजिट करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर थीटा को 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब थीटा नहीं एक्चुअली हमें जो एंगल चाहिए उस एंगल को यहाँ पर 180 माइनस थीटा है तो वही हमें बैठाना है। और ये फिर से ट्रिग्नोमेट्री का ही एक फार्मूला या फिर जो भी आप बोले एक फंक्शन कुछ है, ASTC रूल बोलते हैं इसको। तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक एंड कॉस पॉजिटिव। तो ये 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो माइनस आ गया। और इसका फॉर्मूला है कि अगर 180 के रेस्पेक्ट में है तो चेंज नहीं होता, कॉस ही रहता है। इस वजह से ही ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट बन जाता है, काफ़ी जगह उसका यूज़ हो जाता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत होल्ड है तो आप फिज़िक्स में भी अच्छा कर पाएंगे। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं, मतलब मैथ्स के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में अगर आपका होल्ड है तो फिज़िक्स में भी आप थोड़ा अच्छा कर पाएंगे। सो ये प्रूफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ खास है नहीं, बस यही। और हाँ, अगर आपको मेमोराइज़ करना है तो सब्सट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड मिलता है वो है a² + b² - 2ab cos थीटा। हाँ, यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा मत अप्लाई करना, ये वही थीटा की ही बात हो रही है a और b के बीच में जो है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर लिया है, उसके बाद ही निकल रहा है ये। तो उसके बाद tan अल्फ़ा डैश लिखा है, क्योंकि पैरेललोग्राम में हम जो अल्फ़ा निकालते थे वो ये वाला अल्फ़ा होता है, और अल्फ़ा डैश कहीं पर लिखा नहीं रहेगा, वो एक्चुअली समझाने के लिए है। तो वो ये वाला अल्फ़ा की बात हो रही है। तो सिमिलरली tan थीटा का फॉर्मूला है और कुछ नहीं, आप सिंपली डिराइव कर सकते हैं। जस्ट देख लीजिए, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। हाँ, उसके बाद एंगल निकालना है तो इन्वर्स लगा सकते हैं, ये मैंने पहले ही बताया है। सो ऑफ एसोसिएटिव लॉ, जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि फिर से वो उस डायरेक्शन का ही बात आ जाता है। अब जैसे हमने एडिशन में बताया एक शॉर्ट फार्मूला जब मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो उसी तरह सब्सट्रैक्शन में भी शॉर्ट फार्मूला है, और प्रोसेस डिराइव करने का भी लगभग सेम है। जस्ट वहाँ पर हमारा था, वहाँ पर था cos θ/2, यहाँ पर है sin θ/2। बाकी 2a मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, वो सब सेम ही है। जैसे एडिशन में हमने देखा था 120 डिग्री पर रिजल्टेंट और वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, वैसे सब्सट्रैक्शन में वो 60 डिग्री। वैसे और भी काफ़ी सारे एंगल है, इसको आप मेमोराइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये समझाने का कुछ नहीं है, जस्ट फार्मूला बिठाकर वैल्यू निकाला गया है कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स का। यहाँ पर देखिए, जब 180 डिग्री हो जाता है इन दोनों के बीच का एंगल, तो हमें किसी एक को नेगेटिव बनाना है, मतलब डायरेक्शन रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करने के बाद हमारा एडिशन के टाइम उसका एंगल 0 के इक्विवेलेंट हो जाता है, मतलब एडिशन जब हम करते हैं तो वो 0 डिग्री पे जो केस होता है वही बन जाता है, तो प्लस हो जाता है, 2a हो जाता है। और जब सेम डायरेक्शन में होता है, मतलब 0 डिग्री होता है, देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है,
तो उसमें एक रिवर्स हो जाता है, और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो प्लस माइनस से कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर ज़ीरो वेक्टर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ एडिशन और सब्सट्रैक्शन को मिलाकर, तो जैसे कि ये जो है एडिशन और ये सब्सट्रैक्शन, ये दोनों डायगोनल्स होते हैं ऑफ ए पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी होते हैं। जिन वेक्टर का एडजेसेंट साइड, उन्हीं वेक्टर का सम और सब्सट्रैक्शन इज द डायगोनल्स। जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तब हमें सब्सट्रैक्शन और एडिशन सेम मिलता है, क्योंकि वो 2ab जो कॉस थीटा है वो ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो हो जाएगा तो दोनों का ही वैल्यू आएगा √a² प्लस b²। और एक और प्रॉपर्टी दैट इज़ a प्लस बी, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इन दोनों के रिजल्टेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, मतलब जो a प्लस बी मिल रहा है सेम वेक्टर का, उसका ही सब्सट्रैक्शन जब करेंगे a माइनस बी, इन दोनों का दो रिजल्टेंट आएगा, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा। उन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब जो वेक्टर a एंड वेक्टर b है वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे एंड उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, स्केलर मतलब नॉर्मल नंबर, कोई भी नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर। सो यहाँ पर जब हम एक पॉजिटिव नंबर से इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता, जस्ट मैग्नीट्यूड इतने टाइम्स बढ़ जाता है। और जब नेगेटिव नंबर से करते हैं तो उतना टाइम्स बढ़ता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है क्योंकि नेगेटिव है। और जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा ही ज़ीरो बन जाता है, क्योंकि ये वेक्टर है सो ज़ीरो वेक्टर बन जाता है। नाउ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D। तो जैसे कि आपने 2D में पढ़ा कि एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, वैसे ही एक और एक्सटेंशन हो गया है, बस जेड एक्सिस में के कैप आ जाएगा। और सेम यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड जो है वो √ओवर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम है। और यहाँ पर क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है इसलिए √ओवर, और अगर नॉर्मल है कि वेक्टर फाइंड करना है तो कंपोनेंट और उसके साथ उसका डायरेक्शन अटैच्ड, उसका सम कर देना है। डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइंस नाम से तो आप समझ सकते हैं कि कॉस थीटा इन्वॉल्व है। और यहाँ पर जो डायरेक्शन की बात हो रही है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एंगल जो हम चूज़ करेंगे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, मेरा मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ है कि एंगल जो ये आप गामा देख सकते हैं, ये गामा एंगल वेक्टर ए और वेक्टर जेड के बीच में है, और ये अल्फ़ा एंगल वेक्टर ए और वेक्टर एक्स के बीच में है, और ये बीटा जो है ए और वाई के। और यहाँ पर देखने में तो आपको ये 2D लग रहा है, लेकिन ये वेक्टर एक्चुअली 2D में तो है नहीं, 3D में है। तो 3D में आप जब एंगल ऐसे निकाल रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत डायरेक्शन लगता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो आप नॉर्मली करते हैं थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे कुछ डिटेल्स में जाने नहीं वाले। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब यही है जितना आपका काम का है कि कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू एक्स कॉम्पोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कॉस बीटा इक्वल्स टू वाई कॉम्पोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एक बात आप समझ लीजिए, देखिए एक्स कॉम्पोनेंट जो है, एक्स कॉम्पोनेंट जहाँ पर इन्वॉल्व होगा वहाँ पर अल्फ़ा आएगा, वाई कंपोनेंट पर बीटा और जेड पर गामा। सीरियल वाइज समझ सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा एक्स वाई जेड, लाइक दैट। और उसके बाद तो जस्ट इक्वेट किए हैं कि ए वाई इक्वल्स टू ए कॉस बीटा, ऐसी इक्वेशन है ये सब। यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इन लोगों को ही डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है। डायरेक्शन कोसाइंस का एक फॉर्मूला है कि तीनों का ही जब स्क्वायर करके सम कर देंगे तो हमें 1 मिलेगा। इसका कोई प्रूफ हम करा नहीं वाले क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उतना ज़रूरी नहीं है, मतलब काम तो सिर्फ इतना ही आ गया, ये भी जनरली आता नहीं है बट आ सकता है। और इसको ही जब हम साइन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि एक 1
माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब थीटा होता है। तो उस केस में ये सब्स्टिट्यूट ये प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से इसमें डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये आप खुद भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे अल्फा है, यहाँ पर बैठेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। वैसे हम जब यहाँ पर तीनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। A component of a vector along its perpendicular direction is 0. This is very obvious. अगर कोई वेक्टर पूरा ही y एक्सिस में है तो उसका x कॉम्पोनेंट नहीं है। अगर कुछ भी होता है x कॉम्पोनेंट तो थोड़ा सा तो इंक्लाइन होता है x एक्सिस के, और क्योंकि दोनों वेक्टर का जब हम एडिशन करते हैं तो दोनों का ही थोड़ा इंक्लिनेशन इसमें कंट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर 0 है इसलिए ये पूरा ही y एक्सिस में है। वैसे अगर एक्सेस में पूरा होता तो y का कंपोनेंट 0 हो जाता। वैसे ही मतलब परपेंडिकुलर जो होगा उसका कंपोनेंट 0 होता है किसी भी वेक्टर का। अब वेक्टर कंपोनेंट के साथ ऑपरेशंस भी देख लेते हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं। तो ये तो कुछ नहीं है, प्लस माइनस सिंपल है कि आई कैप के साथ आई कैप का प्लस होगा, जे के साथ जे और के साथ के कैप का। ये ओ है, ज़ीरो मत समझना। और नेगेटिव करने के समय भी सेम, यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा, मतलब प्लस ही हमें करना है, लेकिन ये जो होगा, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस कर देना है, मतलब x1 माइनस y1 आई कैप, वैसे ही x2 माइनस y2 और x3 माइनस y3 के कैप जे कैप, और इनमें प्लस होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, यहाँ पर एक्चुअली एग्जाम्पल नहीं, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पर ये देखिए के है और यहाँ पर के नहीं है। तो इस टाइप के थोड़ा टिपिकल चीज़ यहाँ पर कवर है, जाके आपको समझ में आ सके। वहीं पर अगर कोई कंपोनेंट नहीं है इसका मतलब वो 0 है, इसलिए नहीं है। और ये तीनों तो यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ नॉर्मल लिखा रहे तो समझ जाना उसका मैग्नीट्यूड 1 है। और यहाँ पर एक वैल्यू लेकर एग्जाम्पल किया हुआ है, और ये एक जनरल फार्मूला है, मतलब यही जो समझा है उसका एक जनरल वर्जन है। अब पैरेलल वेक्टर ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, मतलब जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे उनके बीच का एंगल 0 होगा। पैरेलल वेक्टर मतलब तो आप समझते हैं कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। 0 मतलब ऐसा नहीं कि दोनों में ही दोनों को चढ़ जाना है, मतलब पैरेलल भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम वेक्टर एडिशन करने वाले हैं तो हमें टेल टू टेल कनेक्ट करना होगा। तो टेल टू टेल कनेक्शन के टाइम उनका एंगल 0 होगा, तो पैरेलल होंगे। तो उन पैरेलल वेक्टर अगर दो गिवन है तो उनका रेशियो ऑब्वियसली सेम होगा, मतलब किसी एक को लेकर उसका अगर किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे सबको तो वो सेम मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, समझ में आ ही जाता है आपको, रेशियो इनका सेम होगा ना। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू हमें ऑब्वियसली स्केलर मिलेगा। मतलब यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो ए बी कॉस थीटा जो है ये स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। इन दोनों का इंडिविजुअल डायरेक्शन है, लेकिन इनका जो रिजल्ट हमें मिला डॉट प्रोडक्ट करने के बाद उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि कॉस का फंक्शन तो आपको पता है कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। 180 डिग्री के पहले ही 0 से 90 तक पॉजिटिव रहता है, वहाँ पर तो सभी पॉजिटिव है, और 90 से 180 तक कॉस नेगेटिव रहता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आ जाते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, और थीटा निकालना है तो कॉस इन्वर्स इसको ही हमें इक्वेट करना है तो थीटा निकल जाएगा। और स्केलर प्रोडक्ट हैज़ नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, सो स्केलर। इसके एग्जाम्पल एक है वर्क डन, दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ एस कॉस थीटा। सो वर्क डन इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। पर ए डॉट बी में जो ए बी कॉस थीटा है उसका मतलब ये इंटरप्रिटेशन है, और अगर हम बोले कि बी ए कॉस थीटा तो उसका इंटरप्रिटेशन ये है ज्योमेट्रिकली।
अब प्रोजेक्शन मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि शैडो पड़ना। तो अगर हम यहाँ पर टॉर्च रखते हैं और शैडो बनाते हैं ए वेक्टर का, तो बी वेक्टर में शैडो बनेगा। उसे ही हम बोलते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन टू बी वेक्टर, और उसका फॉर्मूला होता है ए कॉस थीटा। यह मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है। और सेम अगर बी में हम टॉर्च देते हैं तो ए में प्रोजेक्शन पड़ेगा, तो दैट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन टू ए वेक्टर, जिसका फॉर्मूला है बी कॉस थीटा। तब जिसका प्रोजेक्शन हो रहा है उसका कॉस थीटा। सिंपल है, मेमोराइज़ करना है तो ऐसे मेमोराइज़ कर सकते हैं, जिसका प्रोजेक्शन हो रहा है उसका कॉस थीटा। और यहाँ पर ही अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, मतलब हमें यहाँ पर वेक्टर फाइंड करना है कि प्रोजेक्शन का अगर कोई वेक्टर आपको फाइंड करना है, तो जस्ट जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है, जैसे कि ऑन बी वेक्टर देयरफॉर बी कैप, और ऑन ए वेक्टर देयरफॉर ए कैप, और मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। इसको ही हम सिंप्लीफाई करके ऐसे कर सकते हैं। ए कॉस थीटा का एक और मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी कैप, क्योंकि यहाँ पर जो ए कॉस थीटा है वो ए वेक्टर डॉट बी बाई बी। अब ये बी वेक्टर बाई बी, उसका मतलब ही बी कैप होता है, तो यहाँ पर बी कैप, सिमिलरली यहाँ पर ए कैप। तो ये आप याद रखें ना रखें, ये तो खुद डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। अब मैक्सिमम और मिनिमम, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस 1 आएगा। मैं डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम मतलब ए और बी का वैल्यू को कंसिडर ना किए, उनको जनरल रख के जो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू होगा वो कब मैक्सिमम आएगा, जब ए इंटू बी सिंपल हो जाएगा, कोई नेगेटिव ज़ीरो कुछ आएगा नहीं, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि कॉस थीटा का हाईएस्ट जा सकता है +1 और लोएस्ट जा सकता है -1। सो इस रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हो जाएगा ए बी, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब पैरेलल होंगे। और अगर ए डॉट बी इज़ ज़ीरो, तब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब अगर हमें डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो मिल रहा है, इसका मतलब ए बी तो ज़ीरो नहीं होगा, वो नॉन नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर ए और बी ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब कॉस थीटा ज़ीरो है, और कॉस थीटा ज़ीरो 90 डिग्री के केस में ही होता है। और क्योंकि रेंज एंगल बिटवीन टू वेक्टर का रेंज अप टू 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री के अंदर 90 डिग्री ही सिर्फ कॉस थीटा का ज़ीरो वैल्यू देता है। अब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, ये कुछ खास नहीं है, मतलब सेम है, जस्ट ए और बी के बदले में हमें सेम प्रोडक्ट ही लेना है, मतलब ए और ए लेना है या फिर बी और बी लेना है। तो उस यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि वेक्टर का हम जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें स्केलर मिलता है, उसी लॉजिक से इसका मतलब यहाँ पर आ जाता है कि वेक्टर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाता है। ये और ये सेम चीज़ है, मतलब किसी वेक्टर का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका मतलब वो ऑटोमेटिकली उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। ये मॉड्यूलस नहीं है, ये ब्रैकेट है। और मॉड्यूलस के बारे में तो आप जानते हैं क्या है ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, ये फिर से इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमें डॉट प्रोडक्ट ही करना है, उसके वजह से हमें यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़रूरी हो जाता है। अगर सेम यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर है तो 0 होगा। दैट्स सिंपल, क्योंकि सेम यूनिट वेक्टर मतलब थीटा 0 डिग्री दैट इज़ 1, और इनका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, तो सब 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन में 1 आएगा। और डिफरेंट यूनिट वेक्टर मतलब ये सब ऑर्थोगोनल वेक्टर है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ये 3 है, और ये सब अपने आप में 90 डिग्री है, ऑर्थोगोनल है, इसलिए 90 डिग्री आएगा थीटा ईच केस में। तो कॉस 90 डिग्री 0, तो हर एक 0 बन जाएगा। तो इस लॉजिक पे अगर हम इसको हर एक के साथ मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ i और i का ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, i और j में तो 0 बन जाएगा, i और k में भी 0, सिमिलरली अदर्स। देयरफॉर जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो आएगा सेम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का सम। यूनिट वेक्टर फिर से नहीं लिखना है, क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू स्केलर में मिलता है, और 1 और i का वैल्यू हमें 1 मिल रहा है, तो इसलिए ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन 0 होता है
तो इसका मतलब इस एडिशन वेक्टर और सब्सट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इन दोनों में एंगल भी 90 डिग्री होगा। और इन दोनों में एंगल 90 डिग्री तभी होता है जब ए और बी खुद 90 डिग्री होते हैं एंगल, और इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। मतलब जब ए और बी आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर परपेंडिकुलर, देन ओनली ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी इज ज़ीरो, बिकॉज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस बिकम्स 90 डिग्री ऑल्सो। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपके लिए, और उसके बाद अब डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है? जब माइनस आ जाता है। और माइनस कब आता है? कॉस 180 डिग्री पे। वहाँ कॉस 180 डिग्री पे -1 आता है, इसलिए उस समय हम मिनिमम पकड़ते हैं, मतलब एंटी पैरेलल होना पड़ेगा, तब -AB डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू आता है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, अब देख सकते हैं इस प्रूफ को। फिर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन का क्लास है, एक्सरसाइज नहीं करने वाले हम। सो वेक्टर प्रोडक्ट में आ जाते हैं, जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम रीड ऐसे करते हैं कि A क्रॉस B, ना कि A मल्टीप्लाइड B। मल्टीप्लिकेशन अलग है, क्रॉस प्रोडक्ट अलग है, ये वेक्टर अलजेब्रा। सो यहाँ पर जैसे कि पिछले वाले में था कि डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा और वेक्टर नहीं था, मैग्नीट्यूड था, तो यहाँ पर ए क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट क्योंकि है इसलिए इसका डायरेक्शन तो रहेगा, तो ये डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर है। ये आई जे के कुछ भी नहीं है, जस्ट नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर है, कुछ और वैल्यू है इसका। और यहाँ पर ए बी साइन थीटा मिलता है हमें, ये फॉर्मूला है, इसको आपको मेमोराइज करना है। और थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड एन कैप इज़ द डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल एक रूल है जिससे हम एन कैप का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और एक मैथमेटिकली भी हम एन कैप का जो उसका वेक्टर बनेगा, यूनिट वेक्टर बनेगा, उसे फाइंड कर सकते हैं। और ये डायरेक्शन के लिए है, यहाँ से वेक्टर नहीं फाइंड होगा लेकिन डायरेक्शन फाइंड होगा। राइट हैंड थंब रूल में हमें राइट हैंड लेना है, और यहाँ पर एंगल का रोटेशन जिस और रहेगा, जैसे कि अगर A क्रॉस B है, इसका मतलब हमें A से B तक जाना है ऐसे, तो तब हमें थंब ऊपर की ओर पॉइंट आउट हो रहा है। और जब B क्रॉस A है, इसका मतलब B से A की तरफ आना है, तो थंब नीचे की ओर पॉइंट आउट हो रहा है। तो वही जस्ट इतना ही सिंपल टॉपिक है ये वाला, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन भी है, आप देख सकते हैं। और जब हम मैग्नीट्यूड दे देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, तब वो एन कैप हट जाता है और सिर्फ ए बी साइन थीटा रह जाता है। यहाँ पर भी मिनिमम और मैक्सिमम दिया हुआ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी बहुत टाइम हो गया है इसलिए उतना मैं समझा नहीं रहा। एक वन शॉट बनने वाला है, तो मुझे जल्दी से इसको कंप्लीट करना है। इस पूरे हैंड आउट नोट्स का जो है उनका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक के फॉर्मेट में। और अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। पर थीटा निकालना है तो साइन इन्वर्स और उस इक्वेशन को इक्वेट करके हमें मिल जाता है। और यहाँ पर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, सो हम डायरेक्ट सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट में चले जाते हैं। उसके पहले एक चीज़ जस्ट देख लीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कब सेम होता है, जबकि थीटा 45 डिग्री होता है, क्योंकि साइन और कॉस का वैल्यू हमें सेम मिलता है थीटा 45 डिग्री पे। आप अगर सोच रहे हैं कि 90 से 180 के बीच में भी एक वैल्यू मिलता है, लेकिन उसमें माइनस का गड़बड़ हो जाता है, एक साइन में माइनस नहीं रहता है, कॉस में रहता है, इसलिए सिर्फ 45 डिग्री क्वालिफाई करता है दोनों को मैग्नीट्यूड सेम लाने के लिए। तो पहला वाला तो सिंपल है कि A क्रॉस A जब करेगा और I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K, तब ज़ीरो वेक्टर आता है। यहाँ पर हम ज़ीरो नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर ज़ीरो वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, इसलिए हमें यहाँ का रिजल्ट भी वेक्टर में आएगा। तो ये क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है, और इन दोनों के बीच में 0 डिग्री, क्योंकि सेम वेक्टर है तो 0 डिग्री होगा ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है कि यहाँ पर हमें राइट हैंड थंब रूल जो अभी अभी सीखे हैं आप, उसको अप्लाई करना है। सिंपली 1 या फिर 0 से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आएगा तो 1 ही, 1 और 1 का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही आ रहा है, लेकिन इसका जो ये एन कैप आपको फाइंड करना है, मतलब इसका जो डायरेक्शन बन रहा है, वही आपको फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना पड़ेगा। जब आई
क्रॉस जे कर रहे हैं तो पॉजिटिव के कैप हो रहा है, और जब आप इसका ही रिवर्स कर देंगे जे क्रॉस आई तो नेगेटिव के कैप, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस में आपका डायरेक्शन पॉइंट करेगा जब आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। तो ये आप इस सर्कल से याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि आई जे के, सिंपली आपको एक ट्रायंगल के फॉर्म में तीनों को लिखना है, उसके बाद ऐसे एरो दे देना है किसी भी एक फ्लो में, लेकिन आपको एंटी क्लॉकवाइज देना है पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर फ्लो है यहाँ पर तो इन दोनों का ऑपोजिट जो है क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू वही होगा, मतलब के क्रॉस आई इसका वैल्यू आ जाएगा जे कैप पॉजिटिव में सब, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव आ जाएगा। वैसे ही आई क्रॉस जे हमें मिलेगा के कैप, वैसे ही जे क्रॉस के हमें मिलेगा आई कैप, और उसका रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो नेगेटिव मिल जाएगा। अब डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे हम कंपोनेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा समझने वाली बात है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सिंपल है। यहाँ पर जो है हमें आई कैप पहले फाइंड करना है, तो आई को ऐसे ब्लाइंड कर लीजिए, उसके बाद बाकी चारों को लिखना है। लिखने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमें क्रॉस करना है, ये देखिए क्रॉस माइनस फिर से क्रॉस क्रॉस हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद माइनस जे कैप, ये सीक्वेंस याद रखना, प्लस माइनस प्लस, और सब के बीच में माइनस आएगा, और हमें सिर्फ क्रॉस करना है, जिसको है उसको ब्लाइंड करके क्रॉस करो, यहाँ पर भी ब्लाइंड कर दो और क्रॉस करो, सेम डायरेक्शन, क्रॉस का डायरेक्शन ऑब्वियसली ये दो होगा जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ऐसे और ऐसे। तो जे को ब्लाइंड कर दिया तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट, अब के को ब्लाइंड कर दिया तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट, और इनका सीक्वेंस है कि आई में पॉजिटिव, जे में नेगेटिव, के में पॉजिटिव। उसके बाद हमें कुछ ऐसा मिलेगा व्यू। फिर कुछ कुछ बुक्स में हम देख सकते हैं कि जे में पॉजिटिव ही है, या फिर हमें भी इक्वे सॉल्व करने के समय पॉजिटिव लाना पड़ेगा। ये कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि फार्मूला बदल गया है, फार्मूला सेम है। यहाँ पर नोटिस कीजिए, जब हम नेगेटिव को कॉमन निकाल रहे हैं बाहर तो ये रिवर्स हो रहा है, मतलब ए जेड बी एक्स जो बाद में था वो यहाँ पर पहले आ रहा है, और ये वाला चीज़ बाद में आ रहा है, मतलब ये कॉमन है। नेगेटिव को हमने कॉमन आउट कर लिया है, तब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और कुछ नहीं। पर पूरा एक अब तक जो जो पढ़े हैं आप, जो जो इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं सबका, इन दोनों वेक्टर के साथ सबका एक एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व करके रखा है। यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, एन वेक्टर फाइंड करना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, उसका वेक्टर प्रोजेक्शन वी। तो यहाँ पर सब कुछ है, इसे आप वीडियो को पॉज करके इन एग्जाम्पल का अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर समझने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है और प्रीवियसली टॉट टॉपिक के ऊपर ही एग्जाम्पल बेस्ड है। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर आपको तो पता ही होगा कि सेम प्लेन में, लेकिन यह कोप्लेनर वेक्टर हेडिंग है, लेकिन यहाँ पर कोप्लेनर वेक्टर के बारे में समझा नहीं रहे, यहाँ पर इस इक्वेशन को समझा रहे हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो व्हेन ऑल दिस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। मतलब यहाँ पर जो हम बी क्रॉस सी कर रहे हैं, बी क्रॉस सी, बात शायद मैंने बताना भूल गया कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट जो मिलेगा वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा इन दोनों वेक्टर के प्लेन के साथ। तो उसी लॉजिक का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि जब बी क्रॉस सी, मतलब ये तो अलग अलग वेक्टर है बी सी, इनका जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर परपेंडिकुलर मिलेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ही मिलेगा, नीचे भी मिल सकता है, लेकिन देखिए मैंने रोटेशन ऑफ एंगल ऐसे रखा है कि ऊपर ही मिलेगा, तो ये एग्जाम्पल के लिए है। तो ऊपर नीचे जहाँ पर भी मिले, लेकिन मिलेगा तो परपेंडिकुलर ही। बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगा, सो परपेंडिकुलर मिलेगा। और ए जो है हम बोल रहे हैं तीनों ही सेम प्लेन में है, इसका मतलब ए भी उसी प्लेन में लाई करता है जिसमें बी और सी। अब बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए के भी परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है और डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री ज़ीरो होता है, इसलिए ये पूरा चीज़ ज़ीरो हो जाएगा। जस्ट एक कंडीशन है, ए बी सी कोप्लेनर होना पड़ेगा। और कुछ जो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करते हैं दे आर ए डॉट ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के साथ
उसी में से एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो अगर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली सेम प्लेन में ही होगा, इसलिए ज़ीरो। और ये भी सेम लॉजिक। और यहाँ पर a क्रॉस b डॉट a प्लस बी मतलब रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट हमेशा सेम प्लेन में लाई करता है एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का। तो सेम प्लेन में लाई करता है, इसका मतलब इसके साथ कोप्लेनर हो रहा है a और b के साथ, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पर भी, सो ज़ीरो हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। अब एरिया पैरेललोग्राम आपको जियोमेट्री में तो पता ही होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडजेसेंट साइड भी होता है, और काफ़ी सारे फार्मूला है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ऐसे कुछ फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली इसको मेमोराइज ही कर सकते हैं। सिंपल है, ये एरिया पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड यहाँ पर लेना है क्योंकि एरिया है, कोई वेक्टर नहीं है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और ट्रायंगल मतलब कोई एक ट्रायंगल आपको लेना है, दोनों ट्रायंगल सेम एरिया देंगे, इसलिए हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और इसको प्रूफ करने का एक तरीका है यहाँ से कि एक ट्रायंगल लेना है, तो ये हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से पी ई हमें मिलेगा ओ पी साइन थीटा, और ओ पी को हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, तो बी साइन थीटा मिल रहा है यहाँ पर। और ओ एम खुद ए थीटा ए वेक्टर है, सो ए बी साइन थीटा बन रहा है। इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। अब वेक्टर का ही वो एरिया का फॉर्मूला, लेकिन जब ए और बी डायगोनल्स हो, ए और बी डायगोनल्स, इसका मतलब हाफ ऑफ ए प्लस बी और हाफ ऑफ ए माइनस बी उनके एडजेसेंट साइड है। हाफ क्यों, वो यहाँ से समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हैंड राइटिंग ख़राब हो गया है, लेकिन फिर भी देखते। u प्लस वी हम कोई रैंडम दो वेक्टर ले लेते हैं जिनका सम b आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम ही b आ रहा है पैरेललोग्राम लॉ से, और u माइनस b, इन दो माइनस करने के बाद इन दोनों का सम ही a आ रहा है पैरेललोग्राम लॉ से। तो उसके बाद हम अगर सिंपल प्लस कर दे तो हमें मिल रहा है 2u, a प्लस बी इक्वल्स 2u। उसका मतलब u का वैल्यू आ जाएगा हाफ a प्लस बी। सिमिलरली v का वैल्यू आ जाएगा हाफ a माइनस बी। ये आप खुद कर सकते हैं, जस्ट सिंपल माइनस कर देना। तो u और v का वैल्यू हमें मिल गया है, इसका मतलब क्या, एडजेसेंट साइड का वैल्यू मिल गया है। तो दिस टू आर एडजेसेंट साइड्स, और ऊपर के इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं एडजेसेंट साइड का से कैसे हम निकाल सकते हैं एरिया। सिमिलरली सेम फार्मूला से हमें एरिया निकालना है यहाँ पर, और क्योंकि ये हाफ हाफ दो बार हो रहा है और ये दो स्केलर है, इसलिए हमने मॉड्यूलस से बाहर निकाल दिया 1/4, और इसको हमने इक्वेट किया है। और यहाँ पर देखिए माइनस ए क्रॉस बी आ रहा है, इसका मतलब ए क्रॉस बी इज़ ऑल्सो टेल एज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब यहाँ पर दो बार बी क्रॉस ए है, इसलिए 2b क्रॉस ए, और ये ज़ीरो हो गया क्योंकि साइन 0 डिग्री इज़ 0। तो हमें मिल रहा है कि 2ab साइन थीटा इंटू 1/4, और 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर हाफ, और यहाँ का ये मैग्नीट्यूड होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, इसलिए हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज़ लास्ट, एक्चुअली इट इज़ अ फॉर्मूला इन्वॉल्विंग फोर्स, लेकिन फोर्स के सिवाय यहाँ पर वेक्टर का भी कुछ समझने लायक है, इसलिए हमने इस डिस्क्रिप्शन को चेंज करके वेक्टर बना दिया है। Now Lami's theorem, when three concurrent and coplanar vectors acting on a body are in equilibrium, मतलब उनका नेट जो है वो ज़ीरो है, कभी भी मूव नहीं कर रहा, then each vector is proportional to the sine of the angle between the other two vectors। यहाँ पर वेक्टर है वो एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में फोर्स था, लेकिन क्योंकि हम वेक्टर चैप्टर में समझ रहे हैं इसलिए वेक्टर कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैमिस थ्योरम क्या है। मेनली ये है लैमिस थ्योरम जो ओरिजिनली स्टेटमेंट से डिराइव होता है, लेकिन उसको डिराइव करने के लिए कुछ कुछ हमें कंडीशंस को फॉलो करके डिराइव करना पड़ता है। कि हमने ऐसे ही पकड़ लिया है क्योंकि इट इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कोई फिक्स इसका वैल्यू नहीं है, जस्ट इक्वेट करने के लिए है यहाँ पर। तो सारे के तो सेम ही होंगे, तो इसलिए के इक्वल्स टू तीनों, इसका मतलब तीनों ही इक्वल, लेकिन के का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर इक्वल्स टू के मत लिख देना, लिख सकते हो लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं।
इसका एक लॉजिक है कि इक्विलिब्रियम कैसे हो रहा है। यहाँ पर जो ये तीन आप देख सकते हैं, तो इसको ही हम पैरेलल शिफ्ट करके a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, और इक्विलिब्रियम है मतलब इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये थ्योरम क्यों स्पेशल है, पॉलीगॉन लॉ से भी कर सकते हैं, लेकिन इस थ्योरम में देखिए सिर्फ इक्विलिब्रियम होना इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ए बी सी को इक्वल मैग्नीट्यूड होना पड़ेगा या फिर एंगल ऑफ सेपरेशन इक्वल रहना पड़ेगा। अगर एंगल ऑफ सेपरेशन इक्वल है तो ये तो सब इक्वल ही आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर कुछ अलग भी हो सकते, तीनों डिस्टिंक्ट हो सकते, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन में है कि ये तीनों का सम ज़ीरो, मतलब इनका नेट जो आउटकम है वो कुछ नहीं है, बस रेस्ट में है। ये क्योंकि ये फोर्स का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये वाला चीज़ काम में आया कि मतलब इसका नेट कोई फोर्स नहीं है। सो लैमिस थ्योरम के बाद वेक्टर्स लगभग बेसिक लेवल पे ख़त्म हो जाता है। सो बाय बाय।